Hello students, welcome this session. I am Neha and today we will discuss about realism versus idealism. इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज में जो सबसे स्टार्टिंग और इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी मानी जाती है वो है रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये दोनों ही आइडियोलॉजी क्या कहती हैं, इनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं और इनके कौन कौन से थिंकर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म कब आया था? Idealism theory emerged during the First World War, 1914 to 1918. Between 1918, तो 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद आइडियलिज्म आइडियोलॉजी आई थी। ठीक है, ये क्यों आया था? इसका कारण ये था, इसका कहना था, इस आइडियोलॉजी का कहना था कि वॉर को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, इसको रोकने के लिए, ताकि आगे वॉर न हो, उसको रोकने के लिए एक आइडियलिज्म विचारधारा आई थी, एक आइडियोलॉजी आई थी। इसके थिंकर इसको लेके आए थे ताकि आगे जो भी वॉर हो उसको कैसे रोका जा सके। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नंबर्स ऑफ कैजुअलिटीज, मिलियंस वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए थे। सच वॉर डिस्टर्ब्ड एवरीवन। ठीक है, हेंस आइडियलिज्म gave the explanation of why war happened and how such war can be stopped in future. ठीक है, यानी कि आगे हम फ्यूचर में कैसे वॉर को रोक सकते हैं। Two major reasons for war by idealism. First one is lack of democratic institution in autocratic nation and second one is military alliances. इनका कहना था आइडियलिज्म थिंकर का, कि विचारधारा का, कि हम लोग जो भी वॉर हो रहे हैं वो दो रीजन की वजह से हो रहे हैं। इनका कहना था, ये कह रहे थे कि लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो भी ऑटोक्रेटिक नेशन है उनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, वो डेमोक्रेटिक चीजों को अपना नहीं रहे हैं। लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की वजह से वॉर हो रहे हैं वर्ल्ड पे, मतलब एज अ वर्ल्ड बेसिस पे। एंड सेकेंड वन इज मिलिट्री अलायंसेस, जो भी सैन्य गठबंधन है, जो भी सैन्य अलायंस, जो भी मिलिट्री अलायंसेस है, या मिलिट्री अलायंसेस क्या होती है बेसिकली, जो ना वॉर बेस्ड ही होता है। उन लोगों का यही होता है कि जो भी वॉर हो रहे हैं तो उसमें बहुत ही लोग बढ़ चढ़ के वॉर में काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, उन लोग एक्टिवली वर्क करते हैं। इसीलिए तो आइडियलिज्म का कहना था, विचारधारा का कहना था कि हम ये दो चीज को रोक कर, मिलिट्री अलायंसेस को रोक के और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बढ़ा के, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को लाकर हम वॉर को रोक सकते हैं। Thus, Adler's theory suggested war can be avoided by reforming democratic structure of autocratic nation and by reforming international systems. ठीक है, सो मेजर थिंकर्स ऑफ आइडियलिज्म। अब हम लोग कुछ मेजर थिंकर इसके देख लेते हैं कि आइडियलिज्म के कौन कौन से मेन थिंकर आते हैं। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंकर इज वुड्रो विल्सन। He popularized idealist thought. He gave famous 14-point speech in 1918. 1918 में उन्होंने एक 14 पॉइंट की स्पीच दी थी। ठीक है, इन दिस स्पीच ही प्रपोज्ड आइडियलिस्टिक आइडियाज, क्योंकि बेसिकली वो आइडियलिस्टिक थिंकर थे, तो वो आइडियलिस्टिक विचार अपने दिए थे। वो क्या क्या दिए थे? फर्स्ट, एंड ऑफ सीक्रेट डिप्लोमेसी, पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ ट्रीटी। उनका कहना था कि आप जो भी देश है, जो भी स्टेट्स हैं, वो सीक्रेट डिप्लोमेसी को बंद करें। सीक्रेट डिप्लोमेसी क्या होती है कि अंदर ही अंदर आप अपने दाव पेच खेल रहे हैं, सामने वाले कंट्रीज को, सामने वाले स्टेट को आप उसको रोकने के लिए, वॉर को, और उसको हराने के लिए। ठीक है, सीक्रेट डिप्लोमेसी उसी को कहते हैं, कूटनीति कहते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, अब जो भी खुफिया जो भी चीजें होती हैं, आप अंदर ही अंदर दाव पेच कर रहे हो, चीजें षड्यंत्र रच रहे हो ताकि सामने वाले को कैसे हम ये करें। ठीक है, गिराए उसको, हम कैसे उसको हराएं, तो उसको रोकने की बात करते हैं वुड्रो विल्सन। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑन द सीज, आप सीज जितनी भी समुद्री है उसका फ्रीडम कीजिए ताकि अच्छे से ट्रेड हो सके, खुलेआम अच्छे से फ्री होकर ट्रेड किया जा सके। रिमूव बैरियर्स टू फ्री ट्रेड, वेपन्स शुड बी रिड्यूस टू द लोएस्ट पॉइंट, जितने भी हथियार है, वेपन्स हथियार को रोका जा सके।
colonial and territorial claims should be settled with principle of self-determination, formation of League of Nations. He received 1920 Nobel पीस प्राइज. उन्हें वुड्रो विल्सन को 1920 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, उनको इनसे नवाजा गया था. और लीग ऑफ नेशंस के फॉर्मेशन कौन किए थे? तो भी वुड्रो विल्सन ही थे. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड जो थिंकर आते हैं इसमें आइडियलिस्टिक में, वो है राल्फ नॉर्मन एंजल. In his famous work, The Great Illusion, he gave idealistic explanation of prevent war. He explains that is an illusion that war is beneficial for the winner. It is rather opposite. In modern times, war disrupts international commerce and thus conquest territory is extremely expensive. उनका कहना था कि आज के टाइम पे वॉर को रोकना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि ये बेनिफिशियल सबके लिए नहीं है, ये और इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है. ठीक है, इसलिए वॉर को जितना हो सके उसको रोका जाए. ठीक है. थर्ड जो थिंकर आते हैं थर्ड, वो है जे हॉब्सन. ही आर्ग्यूड दैट वॉर हैपेंस बिकॉज ऑफ इम्पेरियलिज्म. इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है जैसे कि जो भी गरीब कंट्रीज हैं, जो भी पुअर कंट्रीज हैं, और जो सबसे हाईएस्ट और सबसे जो रिच कंट्रीज होती हैं, वो कॉलोनियल मतलब जो गरीब देश होते हैं ना, उनसे वो फायदा लेने के लिए उनके रिसोर्सेज का यूज करते हैं, उन पर वो दबाव डालते हैं. ठीक है, उसको कहते हैं इम्पेरियलिज्म. ठीक है, इम्पेरियलिज्म सब्जेक्टेड फॉरेन पीपल एंड देयर रिसोर्सेज. तो कहते हैं कि इम्पेरियलिज्म को रोका जाए ताकि वॉर को भी रोका जा सके. ठीक है. अब लास्ट में हम देखेंगे कि क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियलिज्म. अब अंत में लास्ट में जो भी, क्योंकि आइडियलिज्म के बाद ही आपकी रियलिज्म विचारधारा आपकी आई हुई थी, तो आखिर कुछ तो इसकी कमियां होंगी, तभी तो रियलिज्म आया, रियलिस्टिक थ्योरी आई, रियलिस्टिक आपकी आइडियोलॉजी आई. ठीक है, तो क्या क्या कमियां थी आइडियलिज्म में, क्या क्या इसके जो भी ये थे, क्रिटिसिज्म क्यों किया गया था. ईएच कार एक जो भी आपके रियलिस्ट थ्योरी से बिलोंग करते हैं, रियलिस्ट विचारधारा से, आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं. तो ईएच कार इन हिज 20-year क्राइसिस, उनका बुक का नाम था 20-year क्राइसिस, क्रिटिसाइज्ड आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं ईएच कार. He argued that idealism misunderstood the fact to the international relations are based on cooperation. ईएचकार कहते हैं कि देखिए आइडियलिज्म ये बहुत गलत बोल रहे हैं, मिसअंडरस्टूड इनमें है, वो लोगों को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, वो भ्रम पैदा कर रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कोऑपरेशन हो ही नहीं सकता है. जो बात कौन कहते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं आइडियलिस्टिक थिंकर, आदर्शवाद थिंकर. वो कहते हैं कि हम कोऑपरेशन के माध्यम से चीज़ों को सही कर सकते हैं, लोकतांत्रिक चीज़ों को अपना के हम वॉर को रोक सकते हैं. ठीक है, बट रियलिस्टिक थिंकर कहते हैं कि नो, ईएचकार कहते हैं कि नो, वो इस पर क्रिटिसाइज करते हैं. वो कहते हैं कि नहीं, कोऑपरेशन नहीं हो सकता है. ठीक है, इसके माध्यम से हम वॉर को नहीं रोक सकते हैं, बट एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट. वो कहते हैं, ईएचकार कहते हैं कि नहीं, आपका वर्ल्ड कोऑपरेशन बेस्ड नहीं है, वो क्या बेस्ड है, कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है, संघर्ष पे बेस्ड है, युद्ध पे बेस्ड है. Some countries are better off than other. They will attempt to preserve and defend their privileged position. सारे ही स्टेट अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को दबाने की कोशिश करना है, खुद को प्रिजर्व कर रहे हैं, दूसरे को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, बट हैव्स not will struggle to change the situations. IR are a struggle between such conflicting interest and desire. यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो IR है, इंटरनेशनल रिलेशन है, वो किस पर बेस्ड है, इंटरेस्ट एंड डिजायर. यहाँ पे जो भी कंट्रीज है अपने इंटरेस्ट के लिए सामने आती है, इंटरेस्ट के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने हित के लिए, वो जब तक दोस्त, वो तब तक एक दूसरे के लिए दोस्त है, एक दूसरे से दूसरी कंट्रीज के लिए दोस्त है, दूसरे देशों से, जब तक उनका इंटरेस्ट पूरा नहीं हो जाता, उनके डिजायर पूरे नहीं हो जाते हैं. जहाँ उनकी चीज़ें थोड़ा डगमगाती हैं, वहाँ वॉर तो शुरू होना ही होना है. यहाँ पे कोई भी चीज़ कोऑपरेशन के माध्यम से हो ही नहीं सकता, जैसे कि आइडियलिस्टिक थिंकर कहते हैं. सो ऐसा नहीं होता है. तो अब नेक्स्ट जो
टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो रियलिज्म। हम पहले जो भी लेक्चर बात किए वो हम आइडियलिस्टिक थिंकर के बारे में बात किए, आइडियलिस्टिक विचारधारा, आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजीज पे बात किए। अब हम बात करेंगे रियलिज्म। रियलिस्टिक थ्योरी क्या कहती है, रियलिस्टिक विचारधारा, रियलिस्टिक आपका आइडियोलॉजी क्या कहती है। It emerged as a challenge to idealism during interwar period. Realistics criticized idealism for ignoring the role of power struggle, overestimating the IR as an arena of cooperation, mistakenly believed that war could be prevented. तो ये सब इसके थ्रू, ये सब जो पॉइंट्स है इसके थ्रू आपके रियलिस्टिक जो थिंकर है वो आइडियलिस्टिक की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। Basic assumptions of realism: a pessimistic view of human nature, self-interest, greedy, have lust of power। यानी कि जो भी आपके जो भी रियलिस्टिक थिंकर है वो कहते हैं कि जो पूरा जो वर्ल्ड है, जो आईआर बेस्ड है, वो ह्यूमन का जो नेचर है वो क्या है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, अपनी खुद के बारे में सोचना। जब तक उनकी इच्छाएं पूरी हो रही वो खुद है, ठीक है, कॉपरेशन अपना निभा रहे हैं, बट जहाँ उनकी चीज़ें अगर लगता है कि नहीं भाई हमको कोई दबा रहा है, जहाँ चीज़ें हमारी कुछ इधर उधर जा रही हैं, तो वो अपना क्या करेंगे, वो अपने पावर को बढ़ाने के लिए वो अटैक करेंगे ही करेंगे, चीज़ों को अपनाने के लिए, डिप्लोमेसी को सही करने के लिए वो करेंगे, ठीक है। तो आइडियलिस्टिक थिंकर कहते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, ग्रीडी है, बहुत लालची है, हैव लस्ट ऑफ पावर, उनके अंदर पावर को, शक्ति को पाने के लिए बहुत उनके अंदर ये है, ठीक है, इच्छा है, लालच है इस पावर को पाने के लिए। IRR necessarily conflictual and that international conflicts are ultimately resolved by war। उनका कहना है कि अल्टीमेटली जो भी है वो आपके वॉर के माध्यम से ही चीजें होंगी, सुधरेंगी, आप वॉर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये बात रियलिस्टिक थिंकर कहते हैं, ठीक है। बेसिक assumptions ऑफ रियलिज्म: स्टेट्स आर प्राइमरी एक्टर्स। देखिए आपके जो रियलिस्टिक थिंकर है वो कहते हैं कि जो भी स्टेट्स हम स्टेट जब भी बोलते हैं तो आईआर बेस्ड पे हम कंट्री को ही कंट्री के बारे में ही बात करते हैं आईआर बेस्ड पे। तो कहा गया है कि स्टेट्स आर प्राइमरी एक्टर्स, ऑल अदर एक्टर्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स लाइक इंडिविजुअल्स, international organizations, non-governmental organizations are either far less important or अनइम्पॉर्टेंट। वो कहते हैं कि मेनली किसका प्राइमरी एक्टर्स कौन है, वो स्टेट ही है, बाकी जो आईजीओज हैं, एनजीओज है, ये सब का कोई लेना देना नहीं है और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लेस इंपॉर्टेंट होते हैं आईआर बेस्ड पे। जबकि इन सारे चीज़ों को इम्पोर्टेंट कौन बताया है, स्टेट से लेके आपका आईजीओ से लेके एनजीओ से लेके हर चीज़ इंपॉर्टेंट है आईआर बेस्ड पे, ये बात आइडियलिस्टिक थिंकर करते हैं। बट आपके रियलिस्टिक जो थिंकर है वो सिर्फ स्टेट्स को प्राइमरी एक्टर्स मानते हैं। इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम इज एन एरेना ऑफ एनार्की, नो वर्ल्ड गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, जो भी है स्टेट्स आपके स्टेट ही मेन है, वही आपकी स्टेट मतलब आपके आईआर बेस्ड पे कंट्री ही माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट्स आर अनइक्वल इन पावर, दे आर ग्रेट पावर्स एंड स्मॉल पावर्स। यहाँ पे आईआर बेस्ड पे जो भी आपके स्टेट्स हैं वो अनइक्वल इन पावर है, सबके पास बराबर का पावर नहीं है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे आपका जो खेल वो स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे से डिफरेंसेस हैं और यहाँ पे सब एक दूसरे के बराबर आने के चक्कर में यहाँ पर वॉर होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। मेन थिंकर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म। अब रियलिज्म के कौन से थिंकर आते हैं, वो है फर्स्ट हंस जे मॉर्गेनथाउ। इनकी बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, जो 1948 में लिखी गई थी। इस बुक में बताते हैं कि ही आर्ग्यू दैट ह्यूमन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ही स्पीक्स ऑफ एनिमस डोमिनेंटली। ये एक वर्ड का यूज करते हैं मॉर्गेनथाउ जिसका मतलब होता है लस्ट ऑफ पावर, शक्ति की, सत्ता की, पावर का लालच, भूख, ठीक है, जो शक्ति को पाने के लिए पूरा स्टेट जो है, पूरा वर्ल्ड लेवल पे आईआर बेस्ड पे जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वो पावर को पाने के लिए उनकी एक अलग ही भूख उनके अंदर है कि मैं शक्ति को पालूं, मैं सत्ता को पालूं, ठीक है। Humans wants to enjoy the power and don't want to dominate by others. This is why they want to secure a territory for them. Thus they create an effective state of themselves to defend their interest. ठीक है, अपने आप खुद के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो दूसरे को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि वो खुद को
अच्छा पावर हासिल कर सके। ठीक है, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ कुछ 6 प्रिंसिपल्स देते हैं जिनकी बात वो इसमें करते हैं। फर्स्ट, पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज, हायर थ्योरी इज एन रेशनल थ्योरी दैट रिफ्लेक्ट्स these laws. Second, international power is about national interest, and national interest defined in is a term of power. National interest keeps changing. Sorry. ठीक है, तो ये आपके जो 6 पॉइंट्स हैं ये आपकी बात मॉर्गेनथाउ करते हैं। ठीक है, सो आज का हमारा लेक्चर यही रहा कि आइडियलिस्टिक एंड रियलिस्टिक विचारधारा, आइडियोलॉजी क्या कहती है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।